गरीब ससुराल वालों ने खाया पहली बार पालक पनीर। आरती शादी की जोड़ी में घूंघट की ससुराल के दहलीज पर खड़ी होती है। तभी उसकी गरीब सास सीता फटी पुरानी साड़ी पहने हुए उसका स्वागत करती है। आओ छोटी बहू, हमारे गरीब घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। ये तुम्हारी जेठानी संगीता है और ये अनुज का बड़ा भाई मोहन, और ये दोनों उसके बच्चे बंटी और गुड्डी। बंटी, गुड्डी, चलो चाची जी के पैर छुओ। दोनों बच्चे जैसे ही आरती के पैर छूने लगते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आरती मुस्कुराकर उन्हें गले से लगा लेती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप दोनों को मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों बच्चे बड़े ही गौर से आरती के साथ आए सामान को देखते हुए आपस में खुसर पुसर करने लगते हैं। बंटी भैया, उठ, बाशे में क्या है? गुड्डी, उसमें चाची हम दोनों के लिए नए कपड़े लेकर आई होंगी, फिर हम दोनों को ये फटे चिटे कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे। ये सुनकर 5 साल की मासूम गुड्डी खुश हो जाती है। इसके बाद आरती अपने सास ससुर जेठ जेठानी के पैर छूती है। 8 जन के बड़े से परिवार में घर के मुखिया थे गोपीनाथ, जो कि बुढ़ापे में भी दिन भर मेहनत से कोयले की खदान में भारी भरकम बोरी का बोझ ढोते हैं। वहीं मोहन भी जैसे तैसे दिहाड़ी मजदूरी करके 100-200 कमा कर घर लाता, मगर कभी उनको काम मिलता तो कभी नहीं। इतनी गरीबी में घर का खर्चा चलाना और रोटी कमाना उस गरीब परिवार के लिए हर रोज की एक बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसमें कि अब आरती भी बढ़ चुकी थी। ससुराल के पहले दिन आरती साफ सफाई करने के बाद पहली रसोई बनाने के लिए रसोई में जाती है, जहां संगीता चूल्हा लीप रही होती है। अरे जिठानी जी, मैं तो आ ही रही थी चूल्हा लीपने। कोई बात नहीं आरती, तो क्या हुआ जो मैंने चूल्हा लीप दिया? आरती, तुम मुझे जिठानी जी की जगह आज से संगीता दीदी कहना। दीदी, आज मेरी पहली रसोई है, तो मैं सोच रही हूँ कि पालक पनीर बना लूँ और साथ में गर्मा गर्म पूरी बना लूँ। मैं माजी से बोलकर पालक पनीर बनाने का सामान मंगा लेती हूँ। ये सुनकर संगीता आरती को रोककर हिचकिचाते हुए कहती है, जरा रुको देवरानी जी, मैं क्या कह रही थी कि पालक पनीर तुम फिर किसी और दिन बना लेना, अभी के लिए तुम आलू की सब्जी और रोटी बना लो। संगीता दीदी, आज मेरी ससुराल में पहली रसोई है और पहली रसोई में इतना सादा खाना। क्या बात है दीदी, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं। जिठानी जी, अब मैं इस घर का हिस्सा हूँ और ये घर परिवार मेरा अपना है। अब आप बताइए। देखो देवरानी जी, हमारे करीब ससुराल की हालत इतनी ठीक नहीं है। देवर जी की शादी भी कर्जा लेकर हुई है। मैंने देखा है तुम्हारे जेठ जी, देवर जी और ससुर जी कितनी मेहनत से हमारे लिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए अमीरों की गालियां खाते हैं और धूप भरी कड़ी गर्मी में भारी बोरी ढोते हैं। ऐसे में भी बस 2 वक्त की दाल रोटी का ही इंतज़ाम हो पाता है। और जब से मैं इस घर की बहू बनकर आई हूँ, मैंने ऐसे भी दिन देखे हैं आरती, जब हमें नमक पानी पीकर भी सोना पड़ा था। तुम ही बताओ, ऐसे में हम गरीबी में हमारा परिवार पालक पनीर कहाँ से खा पाएगा? संगीता की बातों में एक बड़ी ही लाचारी दिख रही थी। ऐसे में गरीबी के चलते आरती 2 दिन आलू से ही पतली तरीदार सब्जी बनाकर अपनी गरीब ससुराल वालों को रोटी सब्जी परोसती है। तभी बंटी और गुड्डी दोनों खाना देखकर रोते हुए कहते हैं, चाची, आपने भी माँ के जैसे ही ये पानी वाली सब्जी और रोटी बनाई है। हमें ये नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। हाँ, मैं भी ये गरीबों वाला खाना नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी, नहीं खाऊंगी। बंटी, गुड्डी, ऐसे जिद नहीं करते, चलो चुपचाप से अच्छे बच्चे की तरह खाना खाओ। बच्चों को खाना खिलाने के लिए उनका गरीब दादा गोपी अंदर ही अंदर ढहकते हुए रोटी का एक निवाला तोड़कर खाते हुए झूठ मूठ में खाने की तारीफ करते हुए कहता है, ओए होए भाई, वाह छोटी बहू, तुमने क्या स्वादिष्ट आलू की सब्जी बनाई है। वाह, इसके आगे तो होटल की सब्जी भी फेल है। और ये नरम मुलायम रोटी तो सब्जी के बिना भी कितनी मीठी और स्वादिष्ट लग रही है खाने में। ये सुनकर दोनों बच्चे भी खाने लगते हैं और इस तरह से पूरा परिवार मन मारकर खाना खाता है। अपने गरीब ससुराल वालों का ऐसा हाल देखकर आरती को बहुत बुरा लगता है। हे भगवान, कहाँ है तू, जहाँ अमीरों के घरों में एक वक्त के खाने में 2-3 तरह की सब्जियां बनती हैं और वहीं एक गरीब के परिवार को पानी वाली सब्जी के साथ रोटी खाकर ही पेट भरना पड़ता है। मगर मैं अपने गरीब ससुराल वालों को पालक पनीर बनाकर खिलाकर ही रहूंगी। अपने गरीब ससुराल वालों को पालक पनीर खिलाने के लिए आरती दूर बाजार से होलसेल की दुकान से राशन पानी खरीदती, जिसमें से कि वो 1-1 2 रुपए भी बचाने लगती है। वहीं एक दिन बंटी और गुड्डी जब स्कूल जाते हैं तो रोहन को लंच में पालक पनीर की सब्जी और पूरी खाता देखकर उन दोनों गरीब बच्चों का मन भी ललचाने लगता है और वो उनके पास जाकर पूछते हैं,
रोहन, ये तो क्या खाना खा रहा है? ये पालक पनीर की सब्जी है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। मुझे तो पालक पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। और तुझे पता है, बड़ी बड़ी हाई फाई शादियों में ही पालक पनीर की सब्जी बनती है। मोहन भैया, क्या तुम थोड़ी सी पालक पनीर हमें भी खिलाओगे? हमने ये पालक पनीर कभी नहीं खाया। गुड्डी की पालक पनीर खाने की बात सुनकर रोहन उन दोनों भाई बहन को अपने बेंच के पास से भगाने लगता है। तीन दोनों गरीबों ने अपनी शक्ल देखी है, बड़े आए पालक पनीर खाने। औकात एक पैसे की नहीं, चलो फुटो यहाँ से। बेचारे दोनों रोते हुए अपनी बेंच पर आकर बैठ जाते हैं और उदास मन से घर आकर कहते हैं, माँ, दादी माँ, चाची, मुझे और बंटी भैया को पागल पनीर खाना है। हैं? पागल पनीर? गुड्डी बिटिया, बाजार में ऐसी भी कौन सी सब्जी आ गई है? ऐसी कोई सब्जी नहीं होती। होती है दादी माँ, और पागल पनीर है पैसे वाले भले भले लोगों की शादी में बनती है। मासूम गुड्डी की ये बात सुनकर बहू आरती को समझते देर नहीं लगती कि वो दोनों बच्चे पालक पनीर खाने की बात कर रहे हैं। गुड्डी और बंटी पालक पनीर की बात कर रही हुई माँ जी, इतनी गरीबी में हम इन दोनों बच्चों को पालक पनीर कहाँ से खिलाएंगे बहू? हमारे पास तो इतने भी पैसे नहीं कि हमारा परिवार पेट भर कर 2 वक्त का खाना भी खा सके। माँ जी, मैंने थोड़ी बहुत पैसे जोड़ कर रखे हैं, हमारा परिवार पालक पनीर जरूर खाएगा। इसके बाद आरती बाजार जाती है, जहाँ ठेले वाले बड़े ही सस्ते में ताज़ा हरा पालक बेच रहा होता है। भैया, ज़रा 1 किलो पालक तोल देना। क्या करूँ, पनीर का भाव तो बहुत ही महंगा है। एक काम करती हूँ, दूध खरीद कर पनीर घर पर ही बना लूँगी। सामान लेकर आरती घर आती है और दूध फाड़ कर वो बहुत ढेर सारा पनीर बना लेती है और वो पालक पनीर बनाने में लग जाती है। वहीं एक लाइन में बैठकर उसके गरीब ससुराल वाले पालक पनीर बनने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी को चूल्हे से सेकी हुई तंदूर की रोटी और पालक पनीर परोसती है, जिसे खाकर सभी बहुत खुश होते हैं। बाबूजी, मोहन भैया, कैसा बना है पालक पनीर? बहुत ही स्वादिष्ट। आरती बहू, जिंदगी में पहली बार हम सब ने पालक पनीर खाया है, वरना हम गरीबों के लिए तो 2 वक्त की रोटी कमाना ही बड़ा मुश्किल होता है। सचमुच बहू, तेरे हाथों में तो जादू है। एकदम होटल जैसा स्वाद है तेरे बनाए हुए पालक पनीर में। हाँ चाची, आप पागल पनीर का एक ढाबा खोल लो, फिर आप एक पागल पनीर बेचकर अच्छे पैसे कमा लोगी, और मैं और बंटी भैया भी रोज रोज पागल पनीर खाएंगे। माँ जी, गुड्डी बिल्कुल ठीक कह रही है। क्यों ना हम सभी परिवार आरती के साथ मिलकर पालक पनीर का ढाबा खोले? क्या पता हम गरीबों के दिन बदल जाएं। हाँ संगीता बहू, तू ठीक कहती है, हमें अपनी किस्मत आजमानी चाहिए। 5 साल की गुड्डी आरती और उसके गरीब ससुराल वालों को गरीबी भरी जिंदगी से निकलकर आगे बढ़ने का रास्ता दिखा देती है, जिसके बाद सभी ढाबे का बर्तन चूल्हा इकट्ठा करते हैं और थोड़े बहुत पैसों के साथ मिलकर गरीब बहू के साथ पालक पनीर और चूल्हे की तंदूरी रोटी का ढाबा खोलते हैं। गरीब बहू के हाथों से बनी पालक पनीर में घर जैसा स्वाद होने के चलते ढाबा बहुत बढ़िया चल पड़ता है। अब ढाबे पर सुबह से लेकर रात तक खाने के लिए लोगों की भीड़ जमा रहती है और उनकी अच्छी खासी कमाई भी होती है। और इस तरह से आरती न सिर्फ अपने गरीब ससुराल वालों को पहली बार पालक पनीर खिलाती है, बल्कि अपनी ससुराल के हालात भी ठीक कर लेती है। सौतेली मोनिका और पाखी में कभी नहीं बनती थी, क्योंकि पाखी मोनिका के काले रंग को पसंद नहीं करती थी और उसके लंबे बालों से भी चिढ़ती थी। यकीन नहीं होता तो आप खुद देखिए। 8 साल की मोनिका सुबह उठकर नहा कर आती है। वो अपने लंबे बालों में तेल लगा रही थी, तभी पाखी उसकी तेल की कटोरी को फेंक देती है। अरे पाखी, तू क्या कर रही है? तूने तेल क्यों फेंक दिया? अगर कुंती माँ आ गई तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। हाँ तो अच्छी बात है, मैं तो चाहती हूँ कि माँ तुझे डांटे। समझती क्या है तू खुद को? इतने बड़े काले लंबे बाल तो है ही, अब क्या रेपेंजल के बाल बनाएगी हमारे घर का तेल खत्म करके? जी तो चाहता है तेरे इन बालों को मैं कैंची से काट दूं। पाखी तो मुझसे ऐसे क्यों बोल रही है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है? मैं तो तेरे खिलौने और तेरे कपड़े भी नहीं छूती हूँ। अच्छा, भोली बनने का नाटक मत कर। आवाज सुनकर जब कुंती आती है, क्या है ये सब? ये फर्श पर इतना तेल क्यों गिरा हुआ है? ओ काली कलूटी, तेरा ही किया धरा है ना, ताकि मैं फिसल कर गिर जाऊं? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो अपने बालों में लगा रही थी। पर पाखी, अच्छा अब तू मेरी बेटी को फंसाने के लिए उसका नाम लगा रही है? तेरी तो जुबान खींच लूंगी मैं। जल्दी से इसे साफ कर दे, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। और रसोई में बर्तन भी साफ करने हैं।
उसे क्या तेरी माँ साफ करने आएगी? चल जल्दी से कर। जी माँ, मैं अभी करती हूँ। ये सुनकर नम आंखों से मासूम मोनिका झाड़ू पोछा लेकर उस जगह को साफ करती है। फिर मोनिका रसोई को साफ करती है। हो गया सारा काम, माँ को बता देती हूँ। ना ना ना, सिर्फ डांट सुनवा कर मुझे मजा नहीं आया, मैं तो इसे माँ से पिटवा कर ही मानूंगी। ऐसा बोलकर पाखी फ्रिज में से एक चम्मच दाल लेकर धुले हुए बर्तन के ऊपर डाल देती है। कुछ देर बाद कुंती आती है तो गंदे बर्तनों को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और वो मोनिका का जोर से कान मरोड़ देती है। क्यों री कलमुही, बड़ी बिगड़ रही है ना तू? एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता। जरा बर्तन देख, ऐसे साफ करते हैं बर्तन? दाल लगी हुई है इस पर। आह माँ, माँ मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। माँ मेरे कान को छोड़ दो, मैंने सच में अच्छे से बर्तन साफ किए थे। माँ पता नहीं गंदे कैसे हो गए। आउच! बताती हूँ तुझे तेरा आउच, मैं निकालती हूँ ऐसे। कुंती को बेचारी बच्ची पर तरस नहीं आता और वो कड़छली उठाकर अपनी सौतेली काली बेटी को बहुत मारती है, जिससे उसके हाथ पैर लाल हो जाते हैं और वो बहुत रोती है। ये देखकर पाखी को बहुत खुशी होती है। अब पहुंचा मेरे दिल को सुकून। आई बड़ी कलूटन, आज के बाद मुझे एक भी काम तेरा बिगड़ा हुआ नजर आया ना तो इससे भी ज्यादा बुरी हालत करूंगी तेरी। और खबरदार, अपने पिताजी को तूने कुछ कहने की कोशिश भी की तो तेरे लंबे बाल पकड़कर खींच दूंगी और कैंची से काट दूंगी, समझी? नहीं नहीं माँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी। ये कहकर मोनिका धीरे धीरे बर्तन फिर साफ करती है और कमरे में अपने माता पिता की तस्वीर के सामने रोने लगती है। आह माँ, आप कहाँ हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है और पापा को भी मैं कुछ नहीं बता सकती। देखो कुंती माँ ने मुझे कितना मारा, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहते कहते वो सो जाती है। शाम को मुकेश घर आकर मोनिका के कमरे में जाता है तो उसके हाथ पैर देखकर मन अजीब सा हो जाता है। वो कुंती से पूछता है तो कुंती झूठ बोलकर उसे चुप करा देती है। ऐसे ही कुंती हमेशा सारा प्यार अपनी बेटी को देती है और उसको नए कपड़े दिलाती है, मगर मोनिका के साथ सौतेला व्यवहार करती है। वक्त के साथ दोनों बेटियां बड़ी हो जाती हैं। कुंती अभी भी वही व्यवहार करती थी, इसके बावजूद भी काम करवाती थी। ये बात आज तक मुकेश को पता नहीं चलती है, मगर वो अपनी दोनों बेटियों से बराबर प्यार करता था। ऐसे ही एक दिन कॉलेज में समीर मोनिका को कहता है, मोनिका रुको, बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें सिर्फ देखना नहीं चाहता हूँ, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ज्यादा चाहता हूँ। तुम्हारे लंबे बाल, तुम्हारी सादगी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या सच में तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? पर मैं तो काली हूँ, फिर क्यों? मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारी सीरत से प्यार है, न कि तुम्हारी सूरत से। ये सुनकर मोनिका समीर को गले लगा लेती है। वहीं ये नजारा देखकर पाखी आग बबूला हो जाती है, क्योंकि मन ही मन वो समीर को पसंद करती थी। लेकिन मुकेश को पता चलने पर मुकेश दोनों की शादी करवा देता है और पाखी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती है। फिर वो समीर के छोटे भाई अबीर से शादी कर उसी ससुराल में पहुंच जाती है और वहां भी अपनी सौतेली बहन का जीना हराम कर देती है, उसके काम को बिगाड़ देती है। मोनिका अपनी सास को चाय देती है, जिसे पीकर सुनंदा उगल देती है। कमबख्त चुड़ैल काली कलूटी, तेरे लंबे बालों से मैं खुश नहीं हो जाऊंगी। भले ही मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली हो, लेकिन तुझ जैसी काली बहू को मैं अपना नहीं मानती। और ये कैसी चाय बनाई है? मारना चाहती है मुझे? इतना नमक डालकर लाई है। माँ जी, आप इस कलूटी के हाथ की चाय पीकर क्यों अपने मुंह का स्वाद बिगाड़ रही हो? ये लीजिए, मैंने आपके लिए अदरक इलायची वाली चाय बनाई है, पीजिए। सीख मेरी गोरी बहू से, शर्म आती है मुझे तेरे से। इतनी छोटी है, सुंदर है, और तू निकम्मी कहीं की। माँ जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने चाय बहुत नाप तोल कर बनाई थी। इसने मुझसे मेरा प्यार छीना था ना, मैं इसकी भविष्य की खुशियां ही छीन लूंगी, जैसे बचपन से छीनती आई हूँ। कुछ दिनों बाद जब सुनंदा की दोनों बहुओं की मुंह दिखाई होती है तो पड़ोसन शगुन देने के बाद कहती है, अरे सुनंदा, तेरी काली बहू बड़ी सुशील है, बहुत लाज शर्म है। घूंघट भी कितने अच्छे से ओढ़ रखी है। और तेरी गोरी बहू, ना तो उसने नमस्ते की, शक्ल भी घमंडी जैसी है और कहीं से नई नवेली दुल्हन नहीं लग रही। और इसके बाल भी तो इतने अजीब से हैं, छोटे। पर तेरी काली बहू के लंबे बाल मुझे बहुत पसंद आए। वही तो, मुझे भी मोनिका के बाल बहुत पसंद है। पहले जमाने में होते थे ऐसे लंबे बाल, लेकिन अब लड़कियों को छोटे छोटे बाल पसंद है, बस उन्हें फैशन करना है। माँ जी देखिए ना, ये मेरी गोरी सूरत की तारीफ नहीं कर रहे, उल्टा सुना रहे हैं। मुझे नहीं पसंद।
मुझे भी वो कलूटन पसंद नहीं है। ठहर जा, ज्यादा उड़ रही है ना, रात को इसके बाल काट देंगे हम। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सुनंदा सीढ़ी पर से फिसल जाती है, जहां सुनंदा के लाख चिल्लाने पर भी पाखी नहीं आती है और मोनिका बहू उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है और घर आकर उसकी सेवा करती है। माँ जी, डॉक्टर ने बोला है आप 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगी। ये दवाई खा लीजिए, कुछ भी जरूरत हो आप मुझे बताना। हाँ बहू, छोटी बहू, तूने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा और मैं तुझे हॉस्पिटल बुला रही थी, तब भी तू नहीं आई। क्या करती माँ जी आकर? ये काली कोयली गट्टर आपके साथ थी ना। पाखी, तुझे मोनिका बहू के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। घर का सारा काम करती है वो, और तुझसे इतना भी नहीं हुआ अपनी सास को देख ले। अरे मुझे नहीं इंटरेस्ट आपकी सेवा करने में। बहुत तारीफ करनी है ना माँ जी को इसकी। आज की रात इसे टकली होना ही होगा। रात को सोते समय पाखी कमरे में कैंची लाकर उसके बाल काटने लगती है कि तभी उसका पीछा करते हुए सुनंदा भी वहां आ पहुंचती है और मोनिका के बाल कटने से बचाती है, जिसमें सुनंदा के हाथ में कैंची लग जाती है। शोर सुनकर मोनिका के कमरे की लाइट जलती है और मोनिका अपनी सास को देखती है और उसकी जल्दी से पट्टी करती है। जब ये बात पाखी के पति अबीर को पता लगती है तो वो एक बहुत तेज थप्पड़ पाखी को मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई माँ को कैंची मारने की, और तुम भाभी के कमरे में क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ बेटा। ये मोनिका के बाल काटने आई थी, क्योंकि उसके बालों से ये हमेशा से चिढ़ती थी। मैं भी यही करना चाहती थी, पर मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मोनिका बहू दिल से बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है। पर जब मुझे इस पाखी की जरूरत थी तब ये नहीं आई। मेरी आंखों से पट्टी उतर गई कि काला गोरा कुछ नहीं होता, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। मोनिका बहू, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप मेरी माँ हैं, माफी मत मांगिए। शर्म आ रही है तो माफी मांग लो या इस घर से निकल जाओ। नहीं नहीं कबीर, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती हूँ। आप सब मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दे मेरी बहन, आज के बाद मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगी। ये सुनकर मोनिका पाखी को माफ कर देती है, जिसके बाद दोनों बहनें खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती हैं। दोस्तों, कभी भी हमें किसी को उसके काले रंग के प्रति नीचा नहीं दिखाना चाहिए, वरना उसका हाल भी पाखी जैसा ही हो जाता है।